नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार 18 सितंबर को अपनी बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कड़ी चेतावनी दी। राहुल ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता को वोट चोरों का रक्षक बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आग्रह किया, ज्ञानेश कुमार जी अपना काम कीजिए और आपने शपथ ले ली है, कर्नाटक सीआईडी को ब्यौरा दीजिए। हाइड्रोजन बम के खुलासे के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हम हाइड्रोजन बम का प्रदर्शन करेंगे। मैंने अपनी टीम से कहा है कि जब तक हमारे पास 100% सबूत नहीं होंगे, मैं उस मंच पर नहीं जाऊंगा। गांधी ने कहा कि हम इन प्रेजेंटेशन को पूरा करने में 2-3 महीने लगेंगे और आपको इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि भारत में एक के बाद एक राज्य चुनावों में, लोकसभा चुनावों में चोरी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं वोट चोरी पर जो कुछ भी कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। राहुल ने कहा कि मेरे पास इसका सबूत भी है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम काट दिए गए। राहुल ने कहा कि सबसे पहले ये हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। यह इस देश के युवाओं को ये दिखाने और समझाने में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अलंद के एक निर्वाचन क्षेत्र है, किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनावों में अलंद में कुल कितने वोट हटाए गए। ये संख्या 6018 से कहीं ज्यादा है, लेकिन कोई उन 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया और ये संयोग से हुआ। वहां के बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया है, तो उसने जांच की कि उसके चाचा का वोट किसने हटाया और उसने पाया कि वोट हटाने वाला एक पड़ोसी था। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोई वोट नहीं हटाया। ना तो वोट हटाने वाले व्यक्ति को और ना ही जिसका वोट हटाया गया था उसे इस बारे में पता था। किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के कुछ लोगों का उदाहरण दिया। उन्होंने कुछ लोगों को स्टेज पर भी बुलाया। इस दौरान एक शख्स ने कहा कि कुल 12 लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं। मैंने नाम हटाने के लिए ना ही किसी को बुलाया था और ना ही मैसेज भेजा था। राहुल ने कहा कि नागराज नाम के व्यक्ति के 2 फॉर्म भर दिए गए हैं और दोनों 36 सेकंड में भर दिए गए। फॉर्म भरने के लिए कोई दूसरे राज्य से फोन लेकर आया था और ये फॉर्म उसी से भरे गए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ज्ञानेश कुमार पर इतना सीधा आरोप क्यों लगा रहा हूं। कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है। कर्नाटक की सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 महीनों में 18 पत्र भेजे हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे। राहुल ने आगे कहा, वो सवाल है, पहला, हमें वो डेस्टिनेशन आईपी बताएं जहां से ये फॉर्म भरे गए थे। दूसरा, हमें वो डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताएं जहां से ये आवेदन दाखिल किए गए थे। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, हमें ओटीपी ट्रेल्स बताएं, क्योंकि जब आप आवेदन दाखिल करते हैं तो आपको ओटीपी प्राप्त करना होता है। 18 महीनों में 18 बार कर्नाटक की सीआईडी ने इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा और वो इसे नहीं दे रहे हैं। वो इसे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कहां किया जा रहा है और हमें पूरा यकीन है ये कहां जाएगा। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या वो अदालत या किसी उच्चतर एजेंसी का रुख करेंगे, इस पर राहुल गांधी ने कहा, सच कहूं तो मैं यहां जो कर रहा हूं वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी करना है। मेरा काम लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करना नहीं है। ये भारत में संस्थाओं का काम है, वो ऐसा नहीं कर रही हैं, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। हमारी प्रस्तुति के अंत तक, जिसमें 2-3 महीने लगेंगे, आपके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं रहेगा कि भारत में राज्य दर राज्य, लोकसभा दर लोकसभा चुनाव वोट की चोरी होती रही। राहुल गांधी ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है, सूचनाएं आ रही हैं। राहुल ने कहा कि मैं सरप्राइज हो रहा हूं, चुनाव आयोग से लोग आ रहे हैं। ये 10-15 साल से चल रहा है, ये सिस्टम है, डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो रुकेगा नहीं, ये रुक नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा पर विवाद के बीच चुनाव आयोग अब कर्नाटक में भी 23 साल बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू करने जा रहा है। यह प्रक्रिया 25 सितंबर के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। कर्नाटक में आखिरी बार वोटर लिस्ट की ये बड़ी जांच 2002 में हुई थी। तब मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 करोड़ थी, जो अब 2025 में बढ़कर लगभग 5.5 करोड़ होने का अनुमान है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक बड़ा रक्षा समझौता किया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रियाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की राज यात्रा के दौरान साइन हुआ। इस मौके पर शहबाज शरीफ का स्वागत सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अल यमामा पैलेस में किया। भारत ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार इस समझौते के बारे में पहले से जानती थी, अब इसके राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस गठजोड़ का क्या असर पड़ता है, इस बात पर विचार करने के साथ ही रिसर्च करेंगे। भारत के हितों पर क्या असर होगा, इस बात पर भी हमारी नजर रहेगी। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के समझौते पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मोदी की वर्ल्ड क्लास डिप्लोमेसी का नतीजा इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसी बीच बीजेपी मोदी के पीआर स्टंट जैसे बुर्ज खलीफा पर मोदी का जन्मदिन फोटो मनाने में लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की डिप्लोमेसी का हासिल क्या हुआ? शून्य हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 23 देशों को ड्रग्स की तस्करी और अवैध उत्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस लिस्ट में भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान भी शामिल हैं। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट देते हुए कहा, ये देश ड्रग्स और केमिकल्स बनाकर व अमेरिका में पहुंचाकर अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। अमेरिका ने खासकर अफगानिस्तान, बोलीविया, म्यांमार, कोलंबिया और वेनेजुएला को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है ये देश ड्रग्स रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे। अमेरिका ने इन देशों से साफ कहा है कि उन्हें नशे और ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा कि अमेरिका ने सिर्फ 3 दिन पहले भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया है जिन्हें मुख्य अवैध ड्रग उत्पादन या ट्रांजिट देश कहा गया है। यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से जारी प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन के तहत लिया गया है। हालांकि इन 3 दिन में भारत सरकार ने इस नामांकन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत की मौन प्रतिक्रिया सिर्फ इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से जन्मदिन की कॉल का नुकसान नहीं चाहते? विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक सवाल कर रहे हैं कि भारत पर अमेरिका का दबाव और इस तरह की अपमानजनक स्थिति कब तक चलेगी। असम बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक एआई से बना वीडियो शेयर किया जिसका कैप्शन था, बीजेपी के बिना असम। वीडियो में दिखाया गया कि अगर बीजेपी ना हो तो असम में अल्पसंख्यक समुदाय हावी हो जाएगा। इसमें अलग अलग एआई तस्वीरें जोड़ी गई हैं, जैसे टोपी लगाए व्यक्ति को सड़क किनारे मांस काटते दिखाना, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और राहुल गांधी को पाकिस्तान के झंडे के सामने दिखाना और अलग अलग जगहों पर बुर्का हिजाब पहने लोगों की भीड़। वीडियो के अंत में लिखा जाता है, 90% मुस्लिम आबादी, सोच समझकर वोट करें। इस वीडियो पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा ये नफरत फैलाने वाली हरकत है और चुनाव आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वो इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग को टैग करते हुए पूछा कि आपको ऐसे पोस्ट पर कोई आपत्ति नहीं, क्या आप हमेशा की तरह चुप रहेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि भूगोल, आर्थिक स्थिति और भाषाई रुकावटें आम और कमजोर लोगों के लिए अदालत और कानूनी शिक्षा तक पहुंचने में बड़ी बाधा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में नजदीकी अदालत या लॉ स्कूल तक पहुंचना मुश्किल है, जिससे न्याय का अंतर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आयोजित पहले प्रोफेसर NR माधव मेनन स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए उन्होंने बताया कि कानूनी शिक्षा को अब तकनीक और क्षेत्रीय भाषाओं की मदद से नया रूप देना होगा ताकि पहली पीढ़ी के छात्र भी आगे आ सकें। उत्तराखंड में एक बार फिर आसमानी आफत आई। गुरुवार सुबह ही चमोली में बादल फट गया। इससे चमोली और नंदानगर में भीषण बरसात शुरू हो गई। मलबा आने से कई घर तबाह हो गए। प्रशासन में राहत और बचाव दल को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। अभी तक 6 घर तबाह हो गए हैं, वहीं 10 लोगों के लापता होने की खबर है। हाल ही में देहरादून के सशस्त्र धारा में बादल फटने की घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि कुंतरी और धुरमा गांव में बादल फटे हैं। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रीय पहचान पत्र लॉक कर दिया है। इस फैसले के बाद शेख हसीना अब अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनावों में वोट नहीं डाल पाएंगे। चुनाव आयोग के सचिव अख्तर अहमद ने कहा कि जिसका भी NID कार्ड लॉक हो जाता है वो विदेश से वोट
नहीं डाल सकता। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.